तो स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार मध्य निषेध में जो 689 पदों की वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए हम लोग इस चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट को करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज भी इस वीडियो में हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट को करेंगे। प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल बटन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम लोग यहाँ से डालें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। जी हाँ, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके साथी, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड जितने भी हैं, सब लोगों को फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द बताना है। अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि अग्नि है। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हिंदी से ही, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन है? देशज शब्द कौन है? जी हाँ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी यानी कि खिड़की होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी विश्व के महान नेता थे। इस वाक्य में गांधी किस संज्ञा का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, इस वाक्य में गांधी जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कारक में प्रत्यय क्या है? कारक में जो है प्रत्यय क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को जूम कर देते हैं। कारक में कौन सा प्रत्यय है, इसको बताना है आप लोग। चौथे नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अक प्रत्यय है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दोपहर किस प्रकार का समास है? दोपहर किस प्रकार का समास है? जी हाँ, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्विगु समास है। यानी क्योंकि यहाँ पे जो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक ना एक न्यूमेरिकल शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शूद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? शूद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जो शुद्ध है उसका स्त्रीलिंग रूप जो है क्या होता है? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि शूद्रा हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आदर का विपरीतार्थक क्या है? आदर का जो होता है विपरीतार्थक क्या है? तो आदर का विपरीतार्थक शब्द निरादर हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि साफ मुकर जाना। ठीक है, साफ मुकर जाना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है? यहाँ सर्वनाम से क्वेश्चन किया गया है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वो है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है माफ कीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? वह पुरुषों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? यानी कि में किस कारक की विभक्ति है? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिकरण। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अध्ययन का संधि विच्छेद क्या है? अध्ययन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिधन अयन। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा मैथ से होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चलिए आते हैं हमारे मैथ के क्वेश्चन में। मैथ का क्वेश्चन है, 3
के पावर 57 गुणे 6 के पावर 41 गुणे 7 के पावर 63 के गुणनफल का इकाई अंक बताना है। जी हाँ दोस्तों, इसका इकाई अंक बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 होगा। मैं सोल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक छोटी सी बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि जिस संख्या के इकाई स्थान में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, अगर ये रहता है तो उस संख्या को कितना हो बड़ी संख्या का वर्ग किया जाता है तो उसका इकाई अंक वही होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 का अगर स्क्वायर में आप लोग कितना हूँ कर दीजिए, 50 कर दीजिए या 60 कर दीजिए या 80 कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब इसका आप लोग वर्ग करके इसका आंसर निकालिएगा तो हमेशा इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी संख्या के लास्ट में यानी कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 1 रहता है, ये वाला 1 रहता है, तो उसका भी वर्ग अगर कितना हो बड़ी संख्या से करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, उसका आंसर इकाई स्थान पे 1 ही आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 51 हो और 51 का आप लोग अगर वर्ग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 120 इसका वर्ग हो गया, तो 51 को 120 बार लिख के गुणा कीजिएगा या जैसे कीजिए, आपका जो आंसर आएगा उसके इकाई स्थान पे हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर क्या आता है, 5 आता है, क्या आता है, 5 आता है, तो आप लोग इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 5 आ जाए तो उस संख्या को भी अगर हम वर्ग करते हैं, जैसे में मान लीजिए यहाँ पे 55 है, इसके इकाई का स्थान पे क्या है, 5 है, अगर इसका हम लोग वर्ग करेंगे कितना हो बड़ी संख्या से, मान लीजिए 400 कोई दे दे, तो इसका आंसर जो है हमेशा इकाई स्थान पे क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 6 से करेंगे अगर, तो ठीक उसी प्रकार ये जो 6 है इसके हिसाब से अगर करते हैं तो इसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा ही, ठीक है। अब रहा सवाल कि अगर जिसके इकाई के स्थान पे ये हमारा नंबर ना हो, किसी का अगर इकाई के स्थान पे ये हमारा नंबर ना हो, जैसे मान लीजिए हमने बताया कि ये 1, 5 और 6 और 0 ये ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दी हुई संख्या का जो पावर होता है उसमें 4 से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, और शेषफल जितना आएगा अब वो उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे में ये देखिए, ये 3 के पावर 57 है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, 3 के पावर क्या है, 57 है, तो हम लोग इसके पावर यानी कि 57 में कितना से भाग देंगे, 4 से देंगे, तो 57 में जब 4 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, 57 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब इसलिए हम 3 के पावर में क्या दे दिए हैं, यहाँ पे 1 दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, अब ठीक उसी प्रकार यहाँ 6 के पावर में क्या है, 41 है, तो हम 41 में क्या किए हैं, 4 से भाग दिए हैं, तो इसका भी जब भाग किए हैं तो इसका शेषफल कितना है, हमारे लास्ट में 1 आया है, तो यहाँ 6 के पावर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 7 के पावर कितना है, 7 के पावर आपके पास 63 है, तो 63 में अगर आप कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो इसका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, तो हमने इसके पावर में क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब हो गया ना आसान, अब आराम से गुणा कर सकते हैं, 3 के पावर 1 कीजिएगा तो वही होगा, 6 के पावर 1 कीजिएगा तो वही होगा, तो 6 में 3 से गुणा कर दिया डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा, 18, और यहाँ 7 के पावर क्यू कीजिएगा तो 7 के पावर क्यू का क्यू हो जाएगा। अब 18 का 18 7 के पावर जब क्यू कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 343, और 343 में 18 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 6174। तो इसके इकाई के स्थान पे आप लोग देख रहे हैं कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि हमारा आंसर बी के साथ जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूँ आप लोगों को, किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, अगर उसका वर्ग कितना हो बड़ी संख्या से करते हैं तो उसका आंसर जो आएगा हमेशा इकाई के स्थान पे वही आएगा, यानी कि 0 ही आएगा। अगर 1 हो तो 1 आएगा, 5 हो तो 5 आएगा, और 6 हो तो 6 आएगा, यानी कि ये सब इकाई के स्थान पे होना चाहिए, ठीक है। अगर इन ऐसी संख्या को छोड़ के अगर किसी संख्या के अंक में इकाई स्थान अगर ये नहीं हो, कोई और 3 हो, 5 हो, 3 हो, 9 हो या कुछ हो अदर संख्या हो, तो उसके इकाई के स्थान को निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि उसके पावर में, यानी उसके पावर जितना दिया रहेगा उसमें 4 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, और शेषफल को पावर बना के तब गुणा कीजिएगा, तो आप लोग का आंसर आसानी से आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए
हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि 0.36 गुणे 0.36 माइनस 0.27 गुणे 0.27 बटा 0.63 यानी कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान जो होगा, इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.09 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.36 गुणे 0.36, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.36 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, माइनस का माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.27 0.27, इसको जो है हम लोग फिर स्क्वायर बना सकते हैं, दोनों एक सेम टू सेम एक जैसा है तो। ठीक है, बट्टा नीचे के 0.63 का 34। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला काम कर रहा है, यहाँ पे जो है एक फार्मूला काम कर रहा है। वो फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पे जो एक फार्मूला काम कर रहा है उसका कौन सा फार्मूला काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप लोगों को पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस बात को आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए, तो इसके जगह पे हम लोग a प्लस बी करेंगे, यानी कि a बराबर हमारा 0.36 है, b बराबर हमारे पास कितना है 0.27 है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे। ठीक है, तो a प्लस यानी 0.36 में जोड़ देंगे कितना 0.27, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटू, उसके बाद a माइनस बी, यानी कि a में से क्या घटाएंगे, b को घटाएंगे। तो a बराबर कितना है 0.36 माइनस b बराबर कितना है 0.27। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 0.36 प्लस 0.27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.63। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जब घटाएंगे 0.36 में से माइनस करेंगे 0.27, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.09। अब देखिए ये 0.63 से 0.63 हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आंसर बचेगा 0.09। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी होता है वो किसी ना किसी फॉर्मूला पे आधारित होता है, इसलिए आप लोग घबराए नहीं। ये नहीं कि अब इसको अंक में हम ये जैसे दिया वैसे गुणा भाग करना शुरू कर दें, तो ऐसे कीजिएगा तो बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दे रहा है तो वो किसी ना किसी फॉर्मूला पे क्या है, आधारित होता है, इसलिए आप लोगों को फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.09, यानी कि हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा उनकी महत्तम समावर्तक यानी कि HCF जो है कितना दिया है, 12 दिया है। कितना दिया है, 12 दिया है। तो ये संख्या होगी। इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमारा 12, 24 और 36 होगी। याद रखिएगा 12, 24 और 36। ये इतना कैसे आया मैं आप लोगों को बना के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इतना आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग इसको समझ के बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 1:2:3। ठीक है, और इसका HCF कितना दिया है 12, यानी कि लघु HCF कितना, यानी महत्तम समावर्तक कितना दिया है 12 दिया है। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, तो हम मान लेंगे पहली संख्या कितना हो गया x 1x, दूसरी 2x, तीसरी 3x। अब रहा सवाल HCF की बात की जाए तो HCF इन सभी संख्याओं में सम्मिलित है। HCF जो भी अंक दिया हुआ है सभी संख्याओं में क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ अकेला x है तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ 2x है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का 2x के जगह पे हम इतना रखेंगे 12, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, यहाँ 12 यहाँ 36, यानी कि लगातार हमारे पास संख्याओं का सीरीज क्या बन रहा है 12, 24 और 36। तो 12, 24 और 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर ए के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, ए के साथ। हमेशा याद रखिएगा कि HCF वही संख्या होती है जो सबसे डिवाइड हो, उसमें जो कॉमन होती है। ठीक है, कॉमन जो होती है वही क्या होती है, HCF होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन है 3 अंडर रूट
डबल अंडर रूट दिया है यहाँ पे 0.000064 का इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 0.02 आंसर आएगा, ठीक है। अगर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है, मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कि कैसे इतना आएगा, आप लोग चिंता ना करें। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इसका सॉल्यूशन क्या है मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो ये नीचे वाला अंडर रूट है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको हटाएंगे, ये जो नीचे वाला अंडर रूट है इसको पहले क्या करेंगे, हटाएंगे। तो ये कैसे हटेगा, जब हम 0.000064 का जो यहाँ पे हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये नीचे वाला जो एक रूट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये 0.0064 का ये जो वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना होगा, 0.008 गुणे 0.008 0.008 का को एक ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, 0.008 सॉरी, ठीक है। उसके बाद देखो अब 0.008 का ये क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 है तो क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल। तो इसको हम 3 खंडों में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.2 0.2 0.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये इसका घनमूल क्या हो गया, टूट गया। तो इसमें से कोई एक ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 0.2। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चूँकि ये बहुत आसान सा सवाल है, बहुत समझिए कि 7वां 8वां का ये क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं इसको। 7वीं 8वीं में इसको आराम से पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। भिन्न से पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यानी कि 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5/0.75 प्लस 0.50, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसका अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1.70 आएगा। अब ये कैसे आएगा मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर कि कैसे इतना आएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप लोग घबराए नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो नीचे वाला हर है, सबसे लास्ट वाला जो ये आपका हर है, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला यहाँ पे है, यहाँ से शुरू करें, नहीं कि ऊपर से यहाँ से शुरू कर देंगे सॉल्व करना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये नीचे वाला जो हर है, ये जो नीचे वाला हर है, यानी कि हम यहाँ से अपना सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी इसको सेम टू सेम हम उतार देंगे, ठीक है। ये वाला सेम टू सेम रहेगा, ये वाला भी 3.25 माइनस 2.5, यहाँ डेसिमल है 3 के बीच में, ठीक है, समझ जाइएगा। तो ये वाला हम लोग ये ऊपर वाला हिस्सा क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला जो ये वाला है, सबसे लास्ट वाला, इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। तो 0.75 में 0.50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.125, ठीक है। अब देखो, अब इसको भी सेम टू सेम हमने उतार दिया, सेम टू सेम, और एक बटा का बटा, ठीक है। उसके बाद 3 पॉइंट, ये वाला, ये 3.25 का 3.25। अब देखो 2.5 बटा 1.25 करेंगे, यानी कि 2.5 में 2.5 में जब भाग देंगे हम 1.25 से, तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये कट के 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये तो सेम टू सेम उतार देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, जो भिन्न का घटाव होता है उस प्रक्रिया से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बटा में 1.25 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे, माइनस 1 घटा लेंगे। तो इस 2.5 में गुणा करेंगे 1.25 से, तो हमारे पास आंसर इसका कितना आएगा, 3.125, ठीक है। और 3.125 में से अगर हम 1 को घटाएंगे, ये वाला 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इतना से घटाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको घटाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1.70। तो हमारे पास इसका आंसर किसके पास जाएगा, डी के साथ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है x के पावर 3 इंटू x के पावर 2, x के पावर 3 इंटू 2 गुणे x के पावर 4 बटा x के पावर 10 बराबर x के पावर p, तो p का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें p का मान बताना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कैसे होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ x के पावर ये जो 3 है और उसके पावर में क्या है 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 में कितना से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। क्योंकि एक फार्मूला होता है कि x के पावर n इंटू एक्स, इसके पावर में अगर m हो तो इसका आंसर जो होता है x के पावर n गुणे m होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पे x के पावर 3 है और उसके बाद ये 2 है, तो हम लोग 3 में 2 से गुणा करके x के पावर कितना बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। बाकी x के पावर 4 का 4 सेम टू सेम उसको हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। अब चलते हैं अगले स्टॉप में। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब x के पावर n गुणे x के पावर m होता है तो इसका जो आंसर होता है x के पावर n प्लस m होता है। यानी कि जब नीचे वाला बराबर होता है तो पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। नहीं 6 और 4 जुट के कितना हो जाएगा, x के पावर 10, और नीचे भी क्या है, x के पावर 10 का 10 बराबर x के पावर p का p, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे इसमें अब ये देखेंगे कि यहाँ पे एक और फार्मूला होता है। आप लोग फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा कि x के पावर n बटा x के पावर m हो तो क्या होता है, ये आंसर इसका आता है x के पावर m माइनस n। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए x के पावर 10 है, ऊपर अंश में हर में कितना x के पावर 10 है, तो जब इसको हम हर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 10 माइनस 10, यानी कि दोनों का पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चूंकि ये फॉर्मूला ही क्या कर रहा है, बता रहा है, ये सब घातांक का नियम है। आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार घातांक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 में से 10 गया तो x के पावर क्या हो गया, 0 बराबर x के पावर ये p का p हम सेम टू सेम लिख दिए। उसके बाद देखिए ये x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कटेगा तो हमारे पास 0 बराबर क्या बचेगा, केवल p, ठीक है। इसलिए p बराबर कितना आंसर आएगा, 0, यानी कि हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, d के साथ। आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग प्लीज़ एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए पैक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, मनोज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितना परसेंट पास होने के लिए था, 36%, यानी कि हम कह सकते हैं कि पासिंग मार्क जो था उस परीक्षा में 36% था, ठीक है। उसने 24% अंक प्राप्त किए। 36 में से उसने कितना परसेंट अंक प्राप्त कर लिया, 24% अंक को प्राप्त कर लिया। और प्राप्त करने के दौरान वो 9 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। उसको कितना चाहिए था, 36%, और लाया कितना एग्जाम में, 24%। जो 24% लाया तो उसने ये देखा कि हम कितने नंबर से फेल हो गए, 9 नंबर से फेल हो गए, ठीक है। तो पूर्णांक ज्ञात करना है कि आखिर वो परीक्षा कितने नंबर का हुआ था। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 75 होगा। अब 75 कैसे आएगा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन की ओर कि आखिर 75 कैसे आएगा। आप लोग घबराए नहीं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं पहले बेसिक तरीका से बताता हूँ, ठीक है। बेसिक तरीका से, उसके बाद मैं ट्रिक से बताऊँगा, ठीक है। तो बेसिक तरीका से अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि वो परीक्षा में कितना कुल पूर्णांकों की संख्या कितनी थी, x थी। कितनी थी, x थी, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि पास होने के लिए 36% अंक की ज़रूरत है। कितना परसेंट, 36% अंक की क्या है, ज़रूरत है। तो x का 36% बराबर, अब वो लड़का क्या किया है कि 36% न प्राप्त करके कितना परसेंट प्राप्त किया बाबू, 24%। कितना परसेंट, 24%, ठीक है। तो 24%, 36% में से 24% वो प्राप्त किया है, लेकिन 24% प्राप्त करते हुए भी वो कितना अंक से फेल हो जाता है, 9 अंक से फेल हो जाता है। कितना अंक से फेल हो जाता है, 9 अंक से फेल हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सेट करते हैं। यानी कि वो लड़का x का 36% पास होने के लिए चाहिए, और ये 36% जो है, इस 36% में से उसने क्या किया, इस अंक का 24% ही प्राप्त किया, और कितना अंक से फेल हुआ,
9 अंक से। तो यहाँ मैंने +9 किया है। क्यों किया है +9, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसको पास होने के लिए 36% अंक चाहिए कुल अंक का। तो कुल अंक का 36%, और वो 24% ला लिया है, लेकिन वो फेल कितना अंक से हुआ है, 9 अंक से। यानी कि इस 24% में इसका 9 अंक और जुड़ जाता, तो वो लड़का क्या हो जाता, पास हो जाता। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सेट। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब x का 36% निकालेंगे तो x गुना 36/100 हो जाएगा। यहाँ पे x का 24% निकालेंगे तो x गुना 24/100 हो जाएगा। +9 का 9, इसको कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, अगर इसको हम लोग कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 9x/25। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कटा के, तो 6x बटा कितना हो जाएगा, 25 है, +9 का 9 बीच में बराबर है, तो बराबर का बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको 9x का 9x, ठीक है, अब 6 ये जो 6x है इसको भेजेंगे बराबर की, तो माइनस में हो जाएगा, और ये +9x का 9x। अब इसको 9x/25 में से 6x/25 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 3x/25 बराबर 9 का 9। अब x का मान निकालेंगे तो हमारे पास x का मान कितना हो जाएगा, 75। ये तो रहा हमारा कौन सा तरीका, बेसिक तरीका। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को स्लो मोशन में करके आप लोग समझ सकते हैं, या बैक करके आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके ट्रिक पे। तो ट्रिक पे अगर हम चलेंगे, तो ट्रिक की बात की जाए तो यहाँ पे ट्रिक पे जब बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ परसेंटेज को लेंगे, यानी कि उसको पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 36%, लेकिन आया कितना है, 24%। बस अब इस दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तो 36% में से 24% घटेगा, कितना परसेंट आएगा, 12%। कितना परसेंट आ जाएगा, 12%। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कितना परसेंट आया, 12%। और ये 12% किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। ठीक है, यानी कि 9 अंक जो फेल हुआ है उसके बराबर हो जाएगा। अब 12% बराबर 9, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 9/12 हो जाएगा ना। 1% बराबर 9/12, तो 1% बराबर 9/12, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 9/12 गुणे 100, यानी कि ये 12 से इतना कटाएंगे, 25 बार में ये कट जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो ट्रिक भी आप लोग बेसिक ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर ट्रिक भूल जाइएगा तब तो बेसिक तरीका ये है। और ये ट्रिक, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है कि इतना अंक लाना, इतना अंक मान लीजिए कि इतना अंक पे पास है, इतना अंक ला करके इतना अंक से फेल हो जाता है, तो ये ट्रिक आप लोग अपनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ दोस्तों, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी था। याद रखिएगा, जिसने गोद प्रथा पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण कर लिए थे। ठीक है, रणजीत सिंह जो है किस स्थान पर विजय प्राप्त अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण कर लिए थे। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौर पे अधिकार प्राप्त करने के बाद रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण कर लिए थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के जमशेदपुर में 1857 के विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेलर एवं विंसेंट आयर का है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा संचालन कर रहा था। ठीक है, बिरसा मुंडा जो थे, जो कि बहुत बहादुर इंसान थे। ठीक है, ये झारखंड से बिलोंग करते थे। तो ये ब्रिटिश के विरुद्ध जो है ये छोटा नागपुर से क्या कर रहे थे, संचालन कर रहे थे। कहाँ से, छोटा नागपुर से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो क्या था, मणिकर्णिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव जो आज भी मनाया जाता है, तो सबसे पहले किसने इसकी शुरुआत किया था ये बताना है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। इसका 2 ऑप्शन कट गया है,
तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर जो है 2 ही ऑप्शन में आप लोगों को मिल गया, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, ठीक है। इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये इसका रिपोर्ट बना था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनरल डायर की हत्या किसने किया था, यानी किसने की थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसका मुख्य आरोपी जो थे वो क्या थे, वो जनरल डायर था जिसने गोलियां चलवाई थी, ठीक है। उसको किसने मारा था ये बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उधम सिंह ने उसको गोली मारी थी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी, ठीक है। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की गणना की थी। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृत भाषा में जो है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो कैसा था ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिभुजाकार था। दोस्तों याद रखिएगा कैसा था, इसका जो स्थान था, समूचा क्षेत्र था, वो किस प्रकार का था, त्रिभुजा आकार का था, यानी कि त्रिभुज के आकार का था, ठीक है, यानी कि ऐसे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत आगमन हुआ, आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत आगमन हुआ, कब हुआ ये बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 1500 वर्ष ईसा पूर्व, यानी 1500 वर्ष ईसा पूर्व जो है आर्य जो है भारत में आए थे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल्य है, ठीक है, केवल। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेम्स प्रिंसेस, यानी कि अशोक ने बहुत सारा शिलालेख लिखवाया था, जो कि हमारे बिहार में भी इनका शिलालेख मिलता है। बिहार में एक स्थान है, उसका नाम औरेराज है, जो गोपालगंज जिला के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ भी अशोक के शिलालेख जो है मिला हुआ है, ठीक है। बहुत सारा शिलालेख है, ये इसने अपने जो कार्य के समय में, जो राज शासन के समय में इसने लिखवाया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्का जो जारी किया जाता था उसे क्या कहा जाता था। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूपक, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या, रूपक, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्धमान राज्य की नींव किसने डाली थी, ठीक है, वर्धन साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुष्यभूति, याद रखिएगा, जिसने वर्धन राज्य की नींव रखी थी, किसने, पुष्यभूति वर्धन, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है,
जो बादल होते हैं वो किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षोभ मंडल। याद रखिएगा दोस्तों, क्षोभ मंडल में ही वर्षा की घटना होती है, बादल की गर्जन का घटना होती है, आंधी तूफान की घटना होती है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान का अक्षांश किसी स्थान का अक्षांश किसका सूचक होता है? जो किसी स्थान का अक्षांश होता है वो किसका सूचक होता है? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि तापक्रम की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है? ठीक है, वह अकेला कौन सा है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मरीना। क्या है? मरीना। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 44वां नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक भू परिणाम वाला देश है? कौन सा देश है जिसमें सर्वाधिक भू परिणाम वाला जिसमें सर्वाधिक भू परिणाम है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूस। यानी कि रूस के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मंदारिन का अर्थ क्या नहीं होता है? क्या यहाँ नहीं होता है? ये इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए। इसमें नहीं पूछा है कि मंदारिन का अर्थ क्या नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह चीन की एक भाषा है। ठीक है, यह चीन की एक भाषा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मीटीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? मीटीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मौसम का अध्ययन किया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दियरा भूमि से तात्पर्य है? जो दियरा की भूमि होती है उससे क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जलोढ़ मैदान। ठीक है, जलोढ़ मैदान। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की बंजर भूमि कहा जाता है? एशिया की बंजर भूमि किसे कहा जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि थार मरुस्थल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की फसल नहीं उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ केवल बालू ही बालू है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 49 नंबर प्रश्न है कि एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तिब्बत का पठार है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? जो क्षोभ मंडल की मोटाई होती है वो किस समय बढ़ जाती है दोस्तों, ये बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गर्मियों में क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें। अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर इस वीडियो में किसी क्वेश्चन में अगर त्रुटि हो गई हो बाय मिस्टेक या गलत हमने बता दिया हो तो कृपया आप लोग कमेंट में मेंशन ज़रूर करें, आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।